नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 11 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न। हम शुरुआत करते हैं अपने आज कुछ पंक्तियों से। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप हौसला, अपनी हिम्मत और कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। आज हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भारत कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उल्लास कार्यक्रम के तहत देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड हमारा छठा राज्य पूर्ण साक्षर बना है। तो 10 जुलाई को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य को छठा पूर्ण राज्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह उपलब्धि उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल के लक्ष्य को पूरा करने पर मिली। तो आप यहाँ ऑप्शन में भी देखेंगे कि उसके जो राज्यपाल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं उत्तराखंड के। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए, सिक्किम और गोवा ये राज्य पहले से ही उच्च साक्षरता सूची में ऊपर हैं, लेकिन इस विशिष्ट योजना उल्लास के तहत यह नवीनतम उपलब्धि नहीं है। यानी ये पहले हो चुके हैं। नवीनतम जो होगा हमारा उत्तराखंड होगा। और अन्य महत्वपूर्ण स्टैटिक जी की जो हमने नई पहल शुरू करी है कि लगभग स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं और उनसे जुड़े विभिन्न प्रकार के तथ्य, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर कोई स्टैटिक जी का फैक्ट हो, तो हम ऐड करते चलेंगे। जैसे आज उत्तराखंड के बारे में हम देखेंगे। उत्तराखंड की स्थापना की बात करें, 9 नवंबर 2000 को हुआ था इसकी स्थापना। और आप बताएंगे कि ये किस राज्य से अलग होकर बना था, कमेंट में जरूर पिन करेंगे। तो और राजधानी बात करेंगे, देहरादून शीतकालीन होगा, गौरसैंण ग्रीष्मकालीन होगा। इसकी प्रमुख नृत्य की बात की जाए, छोलिया, झोरा, चांचरी, वरदानाटी। पारंपरिक गीत की बात करें तो खुदेड़, झुमोलव, मांगलिक गीत, शकुनाखर। और आज की प्रतीक की बात करें, पशु यानी कस्तूरी मृग, पक्षी मोनाल। प्रसिद्ध त्यौहार इग्यास, बगवाल, हरेला, फूलदेई। हरेला यहाँ पे आप लाइन करेंगे क्योंकि हरेला जो है छत्तीसगढ़ का है, लेकिन हरेली एक होता है, आपको बता दें यहाँ पे। हरेली जो हरेली होता है वो छत्तीसगढ़ का होता है, छत्तीसगढ़ का। रुकिए, हम इसको अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं। हरेली छत्तीसगढ़ का होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है हरेला और हरेली में, तो हम बता दें इसमें आप याद करने की ट्रिक हो सकती है कि जो ली देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है, हरेली और छत्तीसगढ़ में दोनों बड़ी की मात्रा आती है। तो और आगे देखेंगे भौगोलिक उपनाम देखेंगे तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 जुलाई को भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को शामिल किया है? तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा, आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 सही विकल्प। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने अपने छठे प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया है। इससे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL मुंबई द्वारा बनाया गया है। इसका डिजाइन नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका नाम पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, यानी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर रखा गया है। और अन्य विकल्पों की बात करें तो आईएनएस विशाखापट्टनम, यह P-15B श्रेणी का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यानी ये विध्वंसक रूप का है आईएनएस विशाखापट्टनम। और आईएनएस नीलगिरी या प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का पहला मूल जहाज कौन सा था? आईएनएस नीलगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत जिसे अब लॉन्च किया जा चुका है। आईएनएस तारागिरी की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का ही
अन्य युद्धपोत है। लेकिन यह 11 जुलाई को नहीं, 11 जुलाई को महेंद्रगिरी को कमीशन किया गया है। महत्वपूर्ण जी के फैक्ट्स की बात करें, 17 प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 कितने करने हैं, 7 फ्रिगेट, स्टील फ्रिगेट को बनाया जाना है। 4 MLD यानी मझगांव डकयार्ड बनाएगा और 3 GRSC बनाएगा। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और भारतीय नौसेना को हर बार जो दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न बचाते हैं, हम देखते हैं। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन एक जो है अस्त्र MK1 DRDO द्वारा इसको बनाया गया है। और बात की जाए इसकी, तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसको आप जरूर देंगे, एयर टू एयर है मिसाइल BB राम अस्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया है और भारत इसके निर्यात के लिए भी तैयार है। DRDO द्वारा सुखोई 30 MK और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया है। और अन्य विकल्पों की बात कर लें, प्रलय या सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज वाली है और सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह वाली है। और अन्य बात की जाए विकल्पों की, तो आकाश जो है यह सतह से हवा में, एयर टू सरफेस टू एयर की वाली मिसाइल है। और हेलिना बात की जाए तो यह टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर संस्करण। महत्वपूर्ण जीके की बात की जाए तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। और यह DRDO से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, तो स्थापना DRDO को 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर B और पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो DRDO के डॉक्टर S कोठारी जी हैं। और आदर्श वाक्य मोटो हम देखेंगे तो बलस्य मूलम विज्ञानम होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न होगा, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक यूरेनियम समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिए दौरे पर है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा B ऑस्ट्रेलिया सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी, यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम निर्यात समझौते के प्रशासनिक नियमों को अंतिम रूप दिया है। इससे अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया से निर्बाध यूरेनियम की आपूर्ति हो सकेगी। और अन्य इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो कजाकिस्तान या दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है और भारत का पुराना साझेदार है, लेकिन वर्तमान में यह नया समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। कनाडा और फ्रांस की बात की जाए तो इन देशों के साथ भारत के परमाणु समझौते बहुत पहले 2010 के दशक में हो चुके हैं। महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ जी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, क्या है, ओसिनेडेक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड देश के समूह हैं। आप बताएंगे क्वाड देश के और कौन कौन से 2 मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कुछ अन्य और तथ्य, जैसे देश, राजधानी और मुद्रा। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा होगी कैनेडियन डॉलर। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, कजाकिस्तानी तेंगे इसकी मुद्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो। अब साथ में ये भी बताएंगे कि पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक का कौन सा संस्करण हुआ था। चलिए हम आगे अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अवेकली इंसुलिन आई जो दुनिया के पहले हफ्ते में सिर्फ एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन है, इसे किसी देश में पेश किया गया है। तो जो हमारा प्यारा देश है भारत यानी B में ही से पेश किया गया है। मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली वंस वीकली हफ्ते में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन अवेकली को भारत में
कमर्शियल लॉन्च किया गया है। अन्य विकल्पों की बात की जाए तो अमेरिका, जापान और जर्मनी, इन देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, लेकिन हालिया बड़ा बाजार रोल आउट भारत में हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय की बीटा कोशिका में बनता है। कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है और बीटा सेल्स में द्वारा बनता है, बीटा सेल द्वारा। और कुछ अन्य तत्वों के स्टैटिक जी के फॉर्म में देख लेते हैं। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हम स्टैटिक के फॉर्म में देखेंगे। कुछ जो विषाणु, जीवाणु, ये सब होते हैं ना, उन सबसे बनने वाले, सबसे होने वाले जो रोग हैं उसको हम ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे। तो हम विषाणु से होने वाले रोग को देखते हैं। तो विषाणु से होने वाला, रचना हमें पानी दे दो, इसकी जो ट्रिक होगी। आप इसको याद रखेंगे हिंदी में आप याद करके, पर ये जो है उसकी अंग्रेजी जरूर ध्यान देंगे। जैसे आर से रेबीज हो जाएगा, CH यानी CH से हो जाएगा चेचक, रचना H यानी H से हेपेटाइटिस, हमें म से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, P से हो जाएगा पोलियो, D से डेंगू और Z से जीका, I से इन्फ्लुएंजा। और इसी तरह जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करेंगे तो पंडित का टिक न्यू है सीगो, पंडित का टिक न्यू है सीगो। P से हो जाएगा प्लेग, D से डिप्थीरिया, T से टाइफाइड, K से काली खांसी और T से टिटनेस, K से कुष्ठ रोग, N से निमोनिया और H से हैजा। पंडित का टिक न्यू है सीगो। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखेंगे तो पापा काम पर सोते हैं, पापा जी काम पर सोते हैं, P से प्रोटोजोआ हो जाएगा। और फिर एक P और से होगा जिससे पायरिया, K से काम से याद रखेंगे K यानी काला जार, माँ से उसमें काम में माँ आएगा, M से मलेरिया, P सोते हैं पेचिस, S से सोने वाली बीमारी। और कवक से होने वाले हम रोग देखेंगे तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा, G से हो जाएगा गंजापन, D से दमा, D से दाद, K से खाद, F से एथलीट फुट। इस तरह हम नए नए प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्वेश्चन में कुछ अन्य फैक्ट जोड़ सकें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले आने वाले प्रश्नों में देखा जा रहा है। जो कि अब अगला प्रश्न हमारा छठा होगा, हम देखेंगे CSIR IICT हैदराबाद ने हाल ही में किस रेफ्रिजरेंट के लिए भारत की पहले स्वदेशी हरित तकनीक विकसित की है? तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा HFO 1234YF, ये हमारा सही उत्तर होगा। CSIR IICT हैदराबाद ने HFO 1234YF गैस के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक बनाई है। यह एयर कंडीशनिंग में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले पुरानी गैसों की जगह लेगी। अन्य विकल्पों की बात की जाए तो इसमें जो HFC यानी जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में बहुत अधिक है। और CFC की बात की जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। और हम आज देखते हैं कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो आज हम देखेंगे किसमें महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल्स हुए थे पर्यावरण से संरक्षण के लिए, वो देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ को रोकने के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल का बात करें तो 1997 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने वाले ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों से जैव विविधता की रक्षा करना है। नागोया प्रोटोकॉल्स की बात करें, आनुवांशिक संसाधनों यानी जेनेटिक रिसोर्स तक पहुंच और उनसे होने वाले लाभों का निष्पक्ष बंटवारा करना है। तो चलते हैं इसी तरह हम अपने अगले प्रश्न के लिए। सातवां जो हमारा प्रश्न होगा, सातवां प्रश्न जो होगा, भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी को जुलाई 2026 में एशियाई टेनिस महासंघ यानी ATF का प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे लिएंडर पेस जी हैं, इनको भारतीय यानी एशियाई टेनिस महासंघ का प्लेयर एम्बेसडर चुना गया है। भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को एशियन टेनिस फेडरेशन यानी ATF का प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अन्य विकल्प की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज भारतीय खिलाड़ी। महेश भूपति भारत के पहले ग्रैंड स्लैम
भारत के पहले ग्रैंड स्लैम कौन थे? मिक्स्ड डबल्स में थे। विजेता खिलाड़ी महेश भूपति जी हैं। सुमित नागल की वर्तमान समय में भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी। और अगली कुछ इसमें स्ट्रेटेजी का आज हम धीरे धीरे से खेल के संबंध में एक एक टॉपिक लेके आएंगे। जैसे क्रिकेट की बात की जाए तो पहला टेस्ट मैच जो है 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ। विजेता टीम इसमें वेस्ट इंडीज थी। और आईसीसी स्थापना 1909 में हुआ। इसका मुख्यालय दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना आईसीसी को 1909 में और बीसीसीआई की 1928 में हुई था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और फुटबॉल की बात की जाए तो फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ। विजेता उरुग्वे ही था। और भारत का पुराना क्लब बात करें तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। संतोष ट्रॉफी भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जो 1941 से शुरू हुई थी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा। जुलाई 2026 में अडानी डिफेंस ने किस राज्य के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से विशाल मिसाइल निर्माण परिसर बनाने की घोषणा की है? तो जो ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में यह परिसर बनने जा रहा है। अगर इसकी बात करें, अडानी डिफेंस ने रक्षा आत्मनिर्भरता के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मिसाइल और गोला बारूद निर्माण कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का फैसला लिया है। और अन्य विकल्पों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी कानपुर आदि बन रहा है। राजस्थान, गुजरात की बात करें, इन राज्यों में अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं। और इसमें और अन्य तथ्य की बात की जाए तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा। और कूनो चीते के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य व नाट्य बात करें तो राई राजकीय नृत्य है और माच और राई 2 राजकीय नृत्य होंगे। यूनेस्को धरोहर खजुराहो, चंदेल मंदिर और सांची अशोक स्तूप। भूगोल की बात करें तो नर्मदा अमरकंटक से उद्गम होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख संवैधानिक एवं प्रशासनिक पद देखें तो आज हम तो वर्तमान राज्यपाल इसके मंगूभाई सी पटेल जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। प्रथम इसके जो मुख्यमंत्री जी थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया जी थे। और अगले प्रश्न में हम आते हैं। हमारा जो आज का 9वां प्रश्न होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया PABB4 यानी पैरोट बॉर्न वायरस 4 वायरस मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? तो जो हमारा पक्षीगण है यानी एवियन है, उनको यह वायरस प्रभावित कर रहा है। तो एवियन बोर्ना वायरस का पहला मामला भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों में दर्ज किया गया है। यह पक्षियों में जानलेवा प्रोवेंट्रिकुलर डिलाइटेशन डिजीज यानी PDD पैदा करता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो इसमें पक्षियों का अध्ययन जो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी हैं, जो जिनके ऊपर एक पिक्चर बनी है रोबोटो पॉइंट, वो है ना, और रजनीकांत जी और अक्षय कुमार जी इनका किरदार निभाए थे सलीम अली खान का। और साइंस के फैक्ट भी देखे थे। इसमें आज हम साइंस में लाए हैं। तो इसमें जो विकास क्रम है जीवों का वो हम ले आए हैं, जोड़े हैं। छोटा छोटा हम बदलाव कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं जिससे हमारी जानकारी बढ़ती चली जाए। जैसे इसमें जो प्रोटोजोआ हैं उनकी खोज की थी गोल्ड फ्यूज ने 1818 में। और दूसरा छिद्रक युक्त बहुत कोशिकाएं जैसे पेरीफेरा है, रॉबर्ट ग्रांट ने की थी 1836 में। और सिलिंट्रेटा जलीय ऊतक स्तर है और इनके की थे ल्यूकार्ट ने 1847 में। प्लेंटी में थीज 1859 में और गेगेनबॉर्न ने। और इसके हेल्थ हेमिज 1910 में ग्रोबे द्वारा। एनीलिडा लैमार्क द्वारा 1809 में। आर्थोपोडा वान सिबोल्ड 1848 में। मोलस्का
1650 में जॉनस्टन के द्वारा, और इकाइनोवेटा जो था जैकब क्लेन द्वारा 1734 में, और कार्डेटा बाल्फोर द्वारा 1880 में किया गया था। तो इसी क्रम में हम अपना अगला और 10वां प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी विदेशी कंपनी भारत के जीवन बीमा व्यवसाय पर 100% पूर्ण स्वामित्व हासिल करने वाली पहली विदेशी बीमाकर्ता कंपनी बनी है? पहली है इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है, जो अबीवा पीएलसी है, यह पहली विदेशी कंपनी बन गई है जो 100% पूर्ण स्वामित्व हासिल करने वाली। और इसकी बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम की अबीवा पीएलसी ने भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने के बाद अबीवा इंडिया में पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है। और अन्य तत्वों के बारे में मेट लाइफ, एक्सा, प्रूडेंशियल, ये अन्य वैश्विक बीमा कंपनियां हैं जो भारत में केवल संयुक्त उद्यमों के माध्यम से काम कर रही हैं। और इसमें अन्य फैक्ट की बात की जाए, आज हम देखेंगे प्रमुख वित्तीय विकास नियामक संस्थाएं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे हमारी पहली संस्थाओं में देखेंगे तो सेबी जो है, इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1988, अधिनियम 1992 का था। माधवीपुरी बुच इसके वर्तमान प्रमुख होंगी। मुख्य कार्य इसका शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। और इरीडा की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका हैदराबाद, 1999 का अधिनियम 1999 का ही था, 1999 स्थापना था। इसके वर्तमान प्रमुख जो होंगे देबाशीष पांडा जी हैं, और बीमा क्षेत्र का नियमन और विकास करना है इसका कार्य। आरबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1935, 1934 का अधिनियम के द्वारा। शक्तिकांत दास जी अभी हमारे प्रमुख अध्यक्ष होंगे। देश की बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति का संचालन करना इसका कार्य है। नाबार्ड, इसकी हेडक्वार्टर मुंबई है। और 12 जुलाई 1982 की स्थापना, अधिनियम 1981 को। साजी केबी जी इसके प्रमुख हैं। अभी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य है। तो इस प्रकार हमारा आज के सारे प्रश्न खत्म होते हुए, और आज हम देखेंगे दोस्तों, आज थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डे हम कर रहे थे उसकी जगह पर ये क्रिकेट वाला फिर दोबारा लग गया है। तो हमारी ये स्लाइड लग नहीं पाई इस वजह से चलिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि 11, तो हम देखेंगे इसमें देखेंगे 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और 1 जुलाई को हो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, और बात करें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, आज ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, और 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस।
28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो हम वो आगे प्रयास करेंगे ऐसी कोई गलती ना हो जो भूल गए थे। और आज हम हमारे साइंस को याद कर, जो हमारा रिवीजन चल रहा था उसके क्रम में आज हमारा अगला टॉपिक जो होगा कोशिकीय संरचना, यानी उनके मुख्य अंतर जो यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनके बीच अंतर देखेंगे। तो इसमें केंद्रक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में आस्पर्ड अनुपस्थिति होती है, केवल न्यूक्लियोइड होता है। और यूकेरियोटिक्स में पूर्ण विकसित होते हैं, केंद्रक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका का आकार बात करें बहुत छोटा होता है, लगभग 1 से लेकर 10 नैनोमीटर के अंदर पीस होता है, और इसका बड़ा होता है 5 से 10। और आगे बात की जाए तो इसमें झिल्लीदार अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित होते हैं, यूकेरियोटिक्स में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक्स में 70 ईयर्स और यूकेरियोटिक्स में 80 ईयर्स। डीएनए की संरचना की बात की जाए इसमें गोलाकार, प्रोकैरियोटिक्स में यूकेरियोटिक्स में रेखिक होती है, हिस्टोन और प्रोटीन युक्त होती है। कोशिका विभाजन की बजाय विखंडन या मुकुलन द्वारा, और यूकेरियोटिक्स की बात करें समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। स्वतंत्र बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्रोकैरियोटिक्स में, यूकेरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। और उदाहरण की बात की जाए प्रोकैरियोटिक्स के जीवाणु, नील हरित शैवाल, और यूकेरियोटिक्स की बात की जाए तो पेड़ पौधे, जंतु, कवक और मनुष्य। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर ये आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारा विश्वास करें कि जो हम ये टॉपिक्स ला रहे हैं, जैसे जहाँ से करंट अफेयर मेरा है, निश्चित रूप से अगर आप डेली करते हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। 1 डे एग्ज़ाम के लिए मैं दावा करता हूँ इससे आगे कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर से दूसरी क्लास से। धन्यवाद दोस्तों।